नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। पहली खबर रूस से जुड़ी हुई है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे और इस यात्रा का उद्देश्य लगभग 8 दशक पुरानी भारत रूस साझेदारी को और मजबूत करना है। एक ऐसी साझेदारी जो जटिल भू राजनीतिक माहौल के बावजूद स्थिर बनी हुई है। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया और इस दौरान दोनों के मुलाकात की जो तस्वीर आई है, उसने पूरी दुनिया को भारत रूस संबंध को लेकर खास संदेश दिया है। ये तस्वीर खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो इन दोनों देशों की दोस्ती को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर भारी टैरिफ लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को होने वाली 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता को लेकर बेहतर माहौल बनाने के उद्देश्य से आज शाम पुतिन के लिए एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। दोनों नेताओं के बीच बैठक से पहले शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा और बैठक हैदराबाद हाउस में होगी, जहां पर मोदी राष्ट्रपति पुतिन और उनके प्रतिनिधि मंडल के लिए भोज का आयोजन करेंगे और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली वार्ता का मुख्य विषय रक्षा संबंधों को मजबूत करना, भारत रूस व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखना और छोटी मॉड्यूलर संयंत्रों में सहयोग की संभावनाओं की तलाश जैसे मुद्दों पर केंद्रित होगा। इस बैठक पर पश्चिमी देशों द्वारा करीबी नजर रखे जाने की संभावना है। रूसी नेता का नई दिल्ली का लगभग 27 घंटे का दौरा इसलिए और भी ज्यादा अहम हो गया है क्योंकि ये भारत अमेरिका संबंधों में तेजी से आ रही गिरावट की पृष्ठभूमि में हो रहा है। बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच व्यापार के क्षेत्रों सहित कई समझौते होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और अब दूसरी बड़ी खबर आपको इजराइल और गाजा से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां पर इजरायली रक्षा बलों यानी कि IDF दक्षिणी गाजा में राफा से नीचे सुरागों में फंसे हमास के आतंकियों के लिए मौत बनकर टूट पड़ी है। IDF ने गुरुवार को कहा है कि उसने सुरागों में फंसे करीब 40 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। ये इलाका इजरायली नियंत्रण में है और इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के आंकलन के अनुसार लगभग 200 आतंकवादी महीनों से राफा इलाके में बनी अंडरग्राउंड सुरंगों में फंसे हुए हो सकते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ तब से बाहर आ गए हैं और इजरायली सेना के साथ झड़पों में मारे गए हैं या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। वाशिंगटन और दूसरे मध्यस्थ हमास लड़ाकों के लिए एक डील पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे हिस्सों में जाने के बदले अपने हथियार डाल दे। हालांकि वो बातचीत विफल हो गई और इसमें मिस्र भी मध्यस्थता कर रहा था। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि ये डील गाजा में हमास को निरस्त करने की एक बड़ी प्रक्रिया के लिए परीक्षण होगी। इजरायली सेना ने गुरुवार को बताया कि मारे गए आतंकवादियों में कम से कम 3 स्थायी कमांडर शामिल हैं। इनके साथ ही हमास के देश से निकले गए नेताओं में से एक गाजी हमाद का बेटा भी शामिल है। हमास के कुछ सूत्रों ने कम से कम एक कमांडर मोहम्मद अल बवाब की मौत की पुष्टि की है। हालांकि समूह ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। गाजा में हमास के एक प्रवक्ता ने 40 लड़ाकों के मारे जाने के इजराइल के दावे पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। और अब तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने फील्ड मार्शल असीम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी कि CDF बनाने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय में मुनीर को CDF नियुक्त करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। शहबाज सरकार ने कई दिनों तक चली खींचतान के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति जरदारी से मुनीर को CDF नियुक्त करने की सिफारिश की थी और ये नोटिफिकेशन उसके बाद जारी किया गया है और इसी के साथ असीम मुनीर अगले 5 साल तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर नियुक्त हो गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक असीम मुनीर एक ही समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों पद संभालेंगे। इसमें लिखा है कि पैरा 7 में सारांश में प्रधानमंत्री की सलाह स्वीकृति की जाती है और प्रेसिडेंट ऑफिस ने एक बयान में कहा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर NIHJ चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ को 5 साल के लिए
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर एक साथ नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री की दी गई समरी को मंजूरी दे दी है। और अब चौथी बड़ी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है, जहां पर ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है और इसके तहत शरणार्थियों और दूसरे कानूनी तौर पर सुरक्षित इमिग्रेट्स के अमेरिका में काम करने के समय को तेजी से कम करते हुए वर्क परमिट की अधिकतम समय सीमा को 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। यह बदलाव इमिग्रेशन नियमों को कड़ा करने की कोशिश में अब तक के सबसे बड़े कदमों में से एक है। अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS ने अपने बयान में कहा है कि यह बदलाव सुरक्षा समीक्षा की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए किया गया है। USCIS ने वर्क परमिट के लिए मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड को कम करने या पक्का होगा कि अमेरिका में काम करने की चाहत रखने वाले लोग सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा न बने या फिर नुकसानदायक एंटी अमेरिकन सोच को बढ़ावा न दे। घोषणा में पिछले सप्ताह वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर हमले का जिक्र किया गया और इसे इस बात का सबूत बताया गया है कि ज्यादातर रेगुलर जांच की जरूरत है। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी USCIS के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा है कि हमले के बाद ये और भी साफ हो गया है कि USCIS को विदेशियों की नियमित जांच करनी चाहिए। और पांचवी बड़ी खबर पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई है, जहां पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशराक डार ने लंबे समय से बंद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि SAARC की जगह एक नई रीजनल बॉडी बनाने की मांग की है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में आयोजित एक 5वें इस्लामाबाद कॉन्क्लेव के ओपनिंग सेशन में बोलते हुए इशराक डार ने इशारों में भारत को धमकाया भी। उन्होंने चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया अब जीरो सम माइंडसेट और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और खराब रीजनल आर्किटेक्चर में फंसा नहीं रह सकता है। इशराक डार ने कहा है कि पाकिस्तान खुला और सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म चाहता है। उन्होंने SAARC के बाहर उभरते मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के लिए पाकिस्तान के समर्थन का भी जिक्र किया है। डार ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन ने कॉमन इंटरेस्ट के एरिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म बनाया है। ये मैकेनिज्म खास तौर पर भारत के खिलाफ बनाया गया है, जिससे बांग्लादेश पहले ही किनारा कर चुका है। तो ये 5 बड़ी खबर, 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर आपके लिए।